सो गुड मॉर्निंग। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी सीरीज बेसिकली रेडिएशन सेफ्टी का ये पर्टिकुलर सीरीज है, रेडिएशन सेफ्टी इन न्यूक्लियर मेडिसिन, और उसमें भी हम लोग एक एक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। सो हम स्पेशली रेडिएशन सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से रेडिएशन सोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में, राइट। तो हम इन डिटेल तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं किसी भी, मान लो इक्विपमेंट की बात आती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरेज प्रोडक्शन के बारे में, एक्सरे ट्यूब, फिर सीटी के बारे में डिस्कस किया। सीटी ट्यूब हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमने बेसिक सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करी उतनी जितना हमारे रेडिएशन सेफ्टी का काम चल जाए, करेक्ट। तो अभी मेन गोल तो उतना ही है हमारा कि हम उतनी ही बात डिस्कस करें जिससे हमारा रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड जो चीजें जो हैं वो चीज वो पार्ट जो है कवर्ड हो जाए और एक बेसिक आइडिया लग जाए स्टूडेंट्स को। बट ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा जो लोग एटलीस्ट, मान लो बहुत बार क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन है या सीटी ट्यूब है या एक्सरे ट्यूब है, इसके बारे में नोट्स भी आ जाते हैं 4-5 नंबर के लिखने के। तो कितनी बात लिखनी है वो इन पर्टिकुलर लेक्चर्स में जो है उनको ये मदद मिल जाएगी। एटलीस्ट जितनी बातें लिखी हुई हैं उतना भी वो याद करके लिख पाए तो कुछ न कुछ मार्क्स तो उनको मिलने ही वाला है, राइट। तो मेन पर्पस जो है मेरा यही है कि इसीलिए मैं ना पूरा का पूरा सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, राइट, ताकि एक बार समझ लें आप लोग, और समझ करके यदि लिखना हो तो इतनी बात लिखना है, और एक बार समझा हुआ है चीजें तो आपको याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। सो हम लोग आज जो अभी जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सरे ट्यूब में क्या था कि अप टू 200 केवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम जनरेट कर पा रहे थे एक्सरे ट्यूब में, लेकिन 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब ज्यादा एनर्जी के फोटोन्स या ज्यादा एनर्जी के चार्ज पार्टिकल हमें चाहिए थे, किसी भी कारण से रेडिएशन में से चाहिए था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल विद द एक्सरे ट्यूब, एंड दैट्स व्हाई वी वेंट टू द लीनियर एक्सेलरेटर में हम गए। सो लीनियर एक्सेलरेटर में देखा हमने कि हम उसको इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट तो कर सकते हैं काफी, लेकिन इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके वो और उनके बीच का गैप, राइट, वो जो है उसको अरेंज करने के लिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी से वो एक्सेलरेट हो पाएगा। तो लीनियर एक्सेलरेटर में हमें स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए, बल्कि हो जाएगा। सो दैट वाज आइडिया केम कि भाई हम छोटे स्पेस में, कम स्पेस में कैसे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर पाए, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया आपका साइक्लोट्रॉन का। तो इसमें क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ में बेंट कर रहे हैं संभव, राइट। एंड हर रिवोल्यूशन पे जैसे वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है या एक बार इलेक्ट्रोड को क्रॉस करता है, तो जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितने भी होता है केवीपी का, क्या बंद कर देते हैं, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन में हम क्या कर रहे हैं कि जो गैप जो है, जो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप जो है, वो जितने पोटेंशियल डिफरेंस का उसमें गैप में जो हो रहा है, गैप के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उस गैप से होकर के जितनी बार क्रॉस करेगा आगे चार्ज पार्टिकल उतनी एनर्जी वो गेन करेगा। तो एवरी टाइम जितनी बार वो रिवॉल्व करेगा, मतलब बेसिकली तो सर्कुलर पाथ में जैसे वो घूमेगा, एक बार क्रॉस किया तो उतनी एनर्जी गेन करेगा, नेक्स्ट बार क्रॉस करेगा तो फिर उतनी ही एनर्जी गेन करेगा। जैसे मान लो कि 100 केवी का यदि पोटेंशियल डिफरेंस का गैप है, तो ईच टाइम जब चार्ज पार्टिकल उस गैप को क्रॉस करेगा तो ईच टाइम वो 100 केवी का एनर्जी जो है गेन करेगा। सो एवरी टाइम इट विल बी एक्सेलरेटेड, करेक्ट। इस फैशन में, राइट, कि स्टेप वाइज गेन करता है जब क्रॉस करेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज पार्टिकल, राइट, इन ए सर्कुलर पाथ, तो उसको सर्कुलर पाथ में भी होकर के
लाइक इस टाइप का सिस्टम जो डेवलप किया, वो डेवलप किया था किसने? अर्नेस्ट लॉरेंस एंड स्टैनली लिविंगस्टन, राइट। और ये कब डेवलप किया उन्होंने? इन्वेंट किया 1931 में, राइट। 1931 में उन्होंने वो इन्वेंट किया, राइट। तो इसको, इस सिस्टम जो है, इस टाइप का मशीन जो है, राइट, उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, राइट। सो साइक्लोट्रॉन का जो है यूज जो है, साइक्लोट्रॉन्स आर यूज टू एक्सेलरेट हेवी चार्ज आयन, like heavy ion या charge particle also heavy ion such as protons, neutrons, right, and alpha particles आगे, right। उसको कितने तक? to a velocity that is about 10% of the speed of the light। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम साइक्लोट्रॉन को? साइक्लोट्रॉन को हेवी आयन को एक्सेलरेट करने के लिए, हेवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं। और उसको कितना वेलोसिटी अटेन करता है? वो वेलोसिटी जो अटेन कर रहा है 10% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी वो अटेन करेगा उतनी ही ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। 1/2 mv² करो तो आपको काइनेटिक एनर्जी उतनी मिल जाएगी। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी, करेक्ट। एंड उस एनर्जी से यदि आप कोई भी पार्टिकल को बम्बार्ड करो, कोई भी मटेरियल को यदि बम्बार्ड करोगे तो उसके रेडियो एक्टिव होने की संभावना है ज्यादा। जितनी ज्यादा होगी एनर्जी, वो डिफरेंट टाइप्स के रेडियो न्यूक्लियाइड्स प्रोड्यूस होंगे, डिपेंडिंग ऑन विच मटेरियल यू आर प्लेसिंग इन द टारगेट, करेक्ट। सो साइक्लोट्रॉन्स जो मेनली जो अभी जो यूज होता है स्पेशली इन न्यूक्लियर मेडिसिन में, उसको किसके लिए होता है? शॉर्ट लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है, जिसको हम लोग मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूज कर रहे हैं F18 का, राइट। F18 यूज करते हैं, और क्या क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन, C14 का फॉस्फोरस 32, P32 हम लोग यूज कर रहे हैं। कार्बन, राइट, F18, राइट, अमोनिया बनाते हैं हम लोग, राइट। ये तीन चीज जो है वो जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस करने, राइट। और भी चीजें लोग प्रोड्यूस करते हैं, कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, कॉपर 64 भी करते हैं लोग। तो उसके लिए डिफरेंट एनर्जी, हायर एनर्जी के साइक्लोट्रॉन चाहिए, करेक्ट। 11 MeV हमारा साइक्लोट्रॉन कितने का है? 11 MeV का साइक्लोट्रॉन है हमारा, राइट। ये 11 MeV का साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल जो होगा, जो इससे जब इस साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी वो कितनी गेन करेगा? 11 MeV, मैक्सिमम इतनी एनर्जी वो गेन कर सकता है। इसका मतलब ये है, करेक्ट, ठीक है। और देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? हेवी चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय डिराइविंग देम इन ए सर्कुलर पाथ। पहले हेवी चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय डिराइविंग देम इन ए सर्कुलर पाथ विथ एनर्जी जो गेन जो है, एनर्जी गेन स्टेप वाइज एनर्जी गेन कर रहा है। कैसे? एज द पार्टिकल completes a revolution in the SLM। ये प्रिंसिपल है इसका। एनर्जी जो गेन कर रहा है कैसे कर रहा है? स्टेप वाइज गेन कर रहा है। इस टाइप का मशीन जो है, और पाथ, चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या है? सर्कुलर पाथ, सर्कुलर, और एनर्जी गेन जो है वो स्टेप वाइज, करेक्ट। इस टाइप का मशीन जो है वो साइक्लोट्रॉन है। और इसका जो इन्वेंशन जो किया वो किया 1931 में। किसने किया? अर्नेस्ट लॉरेंस एंड स्टैनली लिविंगस्टन, राइट। सो ये ना साइक्लोट्रॉन का हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है पहले। ये डायग्राम परफेक्ट नहीं है, बेटर ये होगा कि आप लोग बुक से देख करके बनाओ, राइट।
लेकिन ये है, इससे हम क्या करेंगे, आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देंगे। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है उसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, राइट, ताकि 2 बार आपके लिए यही पे रिविजन हो जाए, राइट। और कुछ बातें जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यदि रह भी जाए, तो जब हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेनली जो है ये इलेक्ट्रोड है 2, ये जो दिख रहा है ना आपको डी की तरफ, मैंने दोबारा इसके ऊपर देखो, ये डी जो दिख रहा है, ये एक डी ये है, ये हॉलो इलेक्ट्रोड्स हैं बेसिकली, एक जो डी के शेप में दिख रहा है आपको, राइट। और ये 2, राइट, हॉलो है और ये कॉपर के बने हुए, राइट। अब ये कैसे, इसके लिए इनको क्या है ना, कि वैक्यूम चैम्बर में होना जरूरी है। चार्ज पार्टिकल है ना, राइट, तो चार्ज पार्टिकल को हमें पहले तो इसके अंदर लेकर के आना है और उसको एक्सेलरेट करना है। तो यदि एयर होगा ना, तो एयर में बहुत सारे आपको एलिमेंट्स हैं, यदि इसमें प्रेजेंट होगा तो उनके साथ भी ये रिएक्ट करेंगे, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, बाकी प्रॉब्लम्स होएगा, राइट। तो जितना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हो, राइट, वो उतना बढ़िया है, करेक्ट। स्पार्क हो जाएगा ना, वैसे भी चार्ज रहेगा तो स्पार्किंग होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसको वैक्यूम क्रिएट करना है। तो ये डी जो दिख रहा है आपको, ये डी, दोनों डी जो है वो देखो यहाँ पे एक इंक्लोज्ड चेम्बर में है, ये इंक्लोज चेम्बर, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है। यही पंप जो है वो इस पंप को यूज करके इसके अंदर का एयर जो है निकाल लेते हैं, करेक्ट। तो ये क्या होगा, ये वैक्यूम चैम्बर की तरह काम करने लगेगा। दूसरी चीज, अब देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये डी के अंदर, डी जो है इससे एक आरएफ पावर सप्लाई कनेक्टेड है। ये देखो, और आरएफ पावर सप्लाई रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई इसको बोलते हैं। ये देखो यहाँ से आकर के इसके साथ ये जुड़ रहा है, करेक्ट। मतलब ये डी जो है, ये कहीं न कहीं डी को ये क्या कर रहा है, ये वोल्टेज पावर सप्लाई कर रहा है, यहाँ वोल्टेज आ रहा है, ये दोनों को, करेक्ट, समझिए। अब क्या है कि 2 इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तीसरा, यहाँ इस साइड में मैग्नेट है और इस साइड में मैग्नेट है। ये मैग्नेटिक कोर के बीच में, 2 मैग्नेट के बीच में ये पूरा का पूरा सिस्टम है, राइट। सर्कुलर होगा तो ये तो ऐसे दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा गोल हो जाएगा, राइट। 2 मैग्नेट आ गया ना, परमानेंट होते हैं। हाँ, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया, राइट। ये परमानेंट मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट भी तुम बना सकते हो उसको, वो जब ऑन करो तो ये बन जाए परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करने लगेगी, या तुम परमानेंट मैग्नेट भी रह सकते हो। तो ये मैग्नेट है बेसिकली जो परमानेंटली मतलब एक पर्टिकुलर टेस्ला जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डी जो है, डी के अंदर आप चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे इसके बीच में इंजेक्ट करते हो, जिसको एक्सेलरेट करना होता है बेसिकली, उसको यहाँ पे इंजेक्ट करा जाता है, वो आयन सोर्स की मदद से करा जाता है। यहाँ पे जब आप एक बार इंजेक्ट हो जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो ये दोनों इस डी को क्या है, देखो डी को वोल्टेज पावर सप्लाई है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई है, राइट। तो एक जो होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा जो होगा वो निगेटिव होगा, राइट। और जैसे इसकी पोलरिटी चेंज होती है, राइट, ये इसकी पोलरिटी भी चेंज होती रहती है। ये क्या होगा, अभी मान लो कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद, लेट्स से 10 सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, राइट। 10 मिली सेकेंड के बाद ये पोलरिटी जो होगी इसकी रिवर्स हो जाएगी। मतलब देखो, एक बार ये जो पॉजिटिव था, अब इसके बाद ये निगेटिव की तरफ चला जाएगा। इस टाइप से चलते रहता है आरएफ,
पहले वाला पॉजिटिव पार्ट में, दूसरी वाला फिर नेगेटिव पार्ट, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ये ऐसे चलते रहता है। ये अभी पॉजिटिव है, थोड़ी देर के बाद 10 मिली सेकेंड के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट? इस डिपेंडिंग ऑन दिस। करेक्ट? दूसरा, ये RF जो वोल्टेज जो पावर सप्लाई करेगा, इसका एक अपना जो वोल्टेज जो कितना का देगा, जैसे मान लो कि ये इसका RF पावर सप्लाई जो है वो यदि 100 kVp किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, मान लो RF इसका इस पावर सप्लाई का वोल्टेज होगा कुछ न कुछ, क्योंकि वो पावर है। तो ये 100 kVp यदि इसका है रेटिंग, मतलब इतना वोल्टेज वो प्रोवाइड कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करेगा वो कितना करेगा, 100 kV का होगा। समझ गए? अब देखो एक और चीज समझना, यदि मान लो कि कोई सिंगल चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब इससे होकर के क्रॉस करेगा हमेशा, तो यदि इलेक्ट्रिक मान लो चार्ज Q है, एक बेसिक फंडामेंटल है कि चार्ज कोई Q है, राइट, और उसको V पोटेंशियल डिफरेंस से यदि उसको क्रॉस कराओगे तो जो एनर्जी जो गेन करता है, राइट, Q इंटू V जो एनर्जी गेन होता है, ये इसकी एनर्जी हो जाती है। चार्ज पार्टिकल Q को वोल्टेज V पोटेंशियल डिफरेंस से होकर के यदि उसको क्रॉस कराओगे तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, QV गेन करेगा। तो यदि मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो E होगा तो कितना हो जाएगा, EV हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि इससे होकर के क्रॉस करेगा या एक प्रोटॉन पॉजिटिव क्रॉस करेगा, राइट, तो कितना एनर्जी गेन करेगा, एक बार में 100 keV करेगा। और यदि मान लो कि डबली चार्ज पार्टिकल होगा, 2 चार्ज होगा, तो यदि उसका स्ट्रेंथ 2 होगा तो 2 हो जाएगा। हाँ, ये बात समझना जरूरी। यदि उसका मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाइड हो कितना गेन करेगा, 200 keV हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट जो है आपको दिमाग में रखना है। करेक्ट? दूसरी चीज जो है एक और कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे चार्ज आप इंजेक्ट करते हो, राइट, तो ये एक और चीज याद रखें, यदि हॉलो कोई भी चीज है, राइट, और उसके ऊपर आप वोल्टेज सोर्स से आपने कनेक्ट किया हुआ है, राइट, तो इसके अंदर से होकर के यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल होकर के गुजरेगा, राइट, तो इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करता, जो होता है वो सरफेस पे ही होगा। समझ गए? इसके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। समझ गए? उस केस में क्या होगा कि जब चार्ज पार्टिकल इस हॉलो डी के अंदर जब होगा, इधर की तरफ अंदर की तरफ होगा, तो उस समय पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? वो ये मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। समझ गए? ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के चलते लगेगा फोर्स। समझ गए? और वही मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वो परपेंडिकुलर होता है तो उसका क्या कर बेंड कर देता है सर्कल को। समझ गए? तो जैसे चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यदि आपने इंजेक्ट करा है, राइट, और पोलरिटी के हिसाब से यदि ये ऊपर वाला निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा। करेक्ट? ऐसी की तरफ चलेगा, राइट। और जैसे इधर की तरफ चलेगा उसको क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको बेंड करने की कोशिश करेगा, राइट। और बेंड करेगा तो ये इधर की तरफ आएगा, राइट। जैसे ये डी के अंदर आ जाएगा, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक काम कर रहा है? बस यही इसी गैप में काम करेगा, उसको खींचने के लिए, पुल करने के लिए या पुश करने के लिए। समझ गए? इज इट ओके? जो पुश और पुल जो होगा वो इस बीच में होगा। यहाँ जैसे इसके डी के अंदर आ जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना बंद कर देगा और सीधे इसका क्या काम करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। तो ये तो जो इसके बीच की क्रॉसिंग जो होगी ना,
वो रफली एकदम से जिस पाथ जैसे ये कर्वेचर ले लिया होगा उसी कर्वेचर के साथ वो इंटर कर जाएगा वो उसी इसी रिलेशन से, राइट। और यहाँ पे आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा और वो उसको सर्कुलर बेंड करना शुरू करेगा। तो इसलिए क्या होगा कि ऐसे घूमता हुआ ये इधर की तरफ आता जाएगा। अब याद रखिएगा एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे ये क्रॉस करता है, राइट, तो उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। जब एनर्जी उसकी ज्यादा होती है ना, तब जाकर के उसको करना क्या है कि एक जो रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट करना है, जैसे मान लो कि यहां से चलेगा, समझ गए, और यहां से यहां तक आने का जो भी टाइम होगा, समझे, यहां से फर्स्ट बार में यहां से यहां तक आने का टाइम जो है जितना भी लग रहा है, उतने देर में यहां पहुंचते पोलैरिटी जो होनी चाहिए वो रिवर्स होनी चाहिए, तभी जाकर के वो दूसरी डी की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होएगा, कंटिन्यूटी। समझ गए। तो एक तो इसका पार्ट, इसका इसमें रिवॉल्यूशन, चार्ज का रिवॉल्यूशन और आरएफ की फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों मैच करती है, समझ गए। जितना टाइम इसको यहां से यहां लाने में लगेगा उस बीच में उतनी ही देर में इसकी पोलैरिटी जो होनी चाहिए, मतलब ऐसे बना हुआ है यदि, तो यहां से यहां तक ये पोलैरिटी इसकी चल रही है, पॉजिटिव है, राइट, इतने देर में उसको क्रॉस कर जाना चाहिए एक, और जैसे ये यहाँ पहुंचेगा तब तक पोलैरिटी रिवर्स हो जानी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जाकर के ये सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट होता रहेगा। और हर बार चूंकि एनर्जी गेन कर रहा है, एक मिनट, जब हर बार एनर्जी गेन कर रहा है तो अपने कर्वेचर को चेंज करेगा। ज्यादा एनर्जी हो गई, राइट, तो कम टाइम में वो कर्वेचर बड़ा कर देगा, समझ गए, ताकि वो उतने ही टाइम में रीच करे, समझ गए। इसलिए कर्वेचर जो है वो चेंज करते जाता है, और लास्ट तब तक वो चेंज करता है जब ये बाहर बिल्कुल इसके एक्सटर्नल एज पे, बिल्कुल डी के एज पे नहीं पहुंच जाता। जैसे वो एज पे पहुंचता है, यहाँ पे डिफ्लेक्टर होता है, उसको उससे डिफ्लेक्ट किया जाता है, और डिफ्लेक्ट करके ये बीम जो है, बीम के लिए एग्जिट बना देते हैं, यहाँ से ये बीम जो है बाहर निकाल देते हैं। और ये बीम उतना जिस एनर्जी का साइक्लोट्रॉन होगा वो इस ढंग से ये बना हुआ होगा कि उतनी एनर्जी का बीम जो है वो इधर की तरफ आकर के लगेगा। अब याद रखिएगा एक और दो चीज इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो समझना, जो आपको साइक्लोट्रॉन में बाकी जगह पे आपको काम आएगा। जब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इंजेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, समझ गए। तो यदि मान लो कि 100 पार्टिकल हैं और 100 के 100 पॉजिटिव हैं, समझिए, तो आपस में उनके क्या होगा, कोलिजन नहीं, रिपल्सन होगा। तो वो एकदम बिल्कुल उनको फोकस में रखना बीम को, वो डिफिकल्ट काम होगा, समझ गए। तो बीम जो होगा, बीम की क्वालिटी जो होगी, उसको फोकस एकदम एक साथ जोड़ के रखना में बाकी चीजों को, सिस्टम को काम करना पड़ेगा पहली चीज। तो फाइन बीम बनाने के लिए, बिल्कुल फाइन बीम बनाने में मेहनत करना पड़ेगा। और यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में थोड़ा बहुत भी एरर होगा तो वो बीम फैलेगा। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज कि जो चार्ज पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स जो थे वो सारे एक एनर्जी से एक्सेलरेट नहीं होंगे, उनकी भी, उसमें भी स्टैटिस्टिकल वेरिएशन होगा। जैसे मीन प्लस माइनस जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया आपको, कि यदि मान लो कि 11 MeV का है ये, तो ये 11 MeV का होगा, बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ जो होंगे वो कम के भी होंगे और कुछ उससे ज्यादा के भी होंगे, थोड़ा, लेकिन मीन जो होगा वो 11 MeV का होगा। तो एक बात तो ये भी समझना जरूरी है। तो फिर क्या होगा, यदि ये इसकी एनर्जी चेंज होगी, इसका एक एनर्जी रेंज है जो एक एनर्जी रेंज से प्रोड्यूस कर रहा है। जब टारगेट पे जाकर के हिट करेगा, तो टारगेट को हिट क्या किया, अलग अलग एनर्जी ने हिट किया, तो वहां से प्रोडक्शन जो होगा वो सिर्फ F18 का ही नहीं होगा,
कुछ और भी इधर उधर कंटामिनेशंस बनेंगी। समझ गए एक बात। दूसरी चीज, चूंकि बीम को हम लोग एक साथ नहीं रोक पा रहे हैं, मतलब एक साथ गुच्छे में नहीं रखना, मतलब बिल्कुल फाइन डॉट नहीं बना पा रहे हैं, तो जब बिखरा हुआ चलेगा बीम, मान लो कि ऐसे ऐसे करके बीम चल रहा है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जैसे खराबी होएगी तो ये बीम जो होगा अदर कंपोनेंट पे भी जाकर के हिट करेंगे साइक्लोट्रॉन। समझ गए? तो यदि अदर कंपोनेंट के साइक्लोट्रॉन के अदर कंपोनेंट को जाके हिट करेंगे तो उनको भी रेडियो एक्टिव बना देते हैं। उसके अंदर का शील्ड भी रेडियो एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर का अदर कंपोनेंट्स भी रेडियो एक्टिव हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे जो एग्जिट जो निकलता है, जहाँ पे यहाँ पे हेवर फॉयल होता है, हेवर फॉयल से हो करके निकलता है, तो हेवर फॉयल जो है वो मैक्सिमम बीम को फर्स्ट मीट करता है। कौन? हेवर फॉयल मीट कर रहा है, उससे छन के बाकी चीज आ रही है। तो हेवर फॉयल में बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स पाए जाने की संभावना है। राइट? समझ गए? डिपेंडिंग ऑन कि उसमें जो हेवर फॉयल का जो केमिकल कंपोजिशन जो है, जितने मटेरियल एलिमेंट्स हैं, उसके हिसाब से उसमें रेडियो एक्टिव के कंटामिनेशन बनेंगे बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको रेडिएशन सेफ्टी और साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड रेडिएशन सेफ्टी के कंसर्न हैं। समझ गए? कि यदि आप उसका मटेरियल कंटामिनेटेड हो जाएगा, हेवर फॉयल जो होगा वो कंटामिनेटेड, मतलब उसके अंदर वो रेडियो एक्टिव होगा, उसका सील्डिंग भी रेडियो एक्टिव हो सकता है। राइट? तो ड्यूरिंग मेंटेनेंस भी याद रखना है और ड्यूरिंग डीकमीशनिंग भी ये बात याद रखनी है। मोर ओवर, जैसे यहाँ पे टारगेट जो है आप बम्बार्ड करोगे, बम्बार्ड करने के बाद आप यहाँ से F-18 प्रोडक्शन पे जाते हो। जब F-18 के प्रोडक्शन, तो वहां पे जाके रेडियो केमिस्ट्री में आप FDG बनाते हो, उसको एक पर्टिकुलर लाइन से होकर के गुजरना पड़ता है, ट्यूबिंग से होकर के आप सेंड करते हो। तो उस ट्यूबिंग में जैसे आप रेडियो एक्टिविटी पुश करोगे, उस समय पे वेरी हाई रेडिएशन होगा उस लाइन पे। समझ गए? तो ये सारी चीजें जो है वो रेडिएशन सेफ्टी के कंसर्न की हैं। सो दिस एक मोटा मोटी इसके कॉन्सेप्ट है। अब हम उसको रीड करके और समझने की कोशिश करते हैं। राइट? ठीक है? सो देखो, इन द साइक्लोट्रॉन हेवी चार्ज पार्टिकल्स इज इंजेक्टेड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, बोल रहे, containing two opposing hollow electrodes। यही दो opposing hollow electrodes हैं, एंड इट इज किसमें है? ये इवैक्यूएटेड चैम्बर्स में प्लेस्ड है। राइट? तो चैम्बर जो है जिसके अंदर ये डीप प्लेस्ड हैं, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड हैं, वो किसमें है? इवैक्यूएटेड चैम्बर्स में। राइट? ये चूंकि इनका शेप जो है वो डी की तरह है, इसलिए इसको हम लोग डी भी बोलते हैं। राइट? और ये डी जो बने होते हैं किस चीज के लिए, किस चीज से बने होते हैं? तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। राइट? सच एज कॉपर के बने होते हैं, पहली चीज। राइट? दूसरा, आगे क्या बोल रहे हैं? इवैक्यूएटेड चैम्बर इज लोकेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.5 टेस्ला और मोर। पहला चीज, जो इवैक्यूएटेड चेम्बर है ये पूरा, वो कहाँ पे ये इवैक्यूएटेड चेम्बर है? इट इज प्लेस्ड इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में प्लेस करता है। राइट? इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कितना है? 1.5 टेस्ला के आसपास में या उससे ज्यादा। राइट? द मैग्नेटिक फील्ड causes the injected ion to travel in a circular path। राइट? मैग्नेटिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल है, राइट, उसको सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए। करेक्ट? द डीज विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप, जो डी के बीच में जो स्मॉल गैप है जो दिख रहा है दोनों के बीच में, राइट, आर कनेक्टेड टू ए रेडियो फ्रीक्वेंसी RF वोल्टेज सोर्स। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी RF पावर सप्लाई से ये कनेक्टेड है। ठीक है? whose frequency is the same as the rotational frequency of the circulating ions।
जो आयन जो उसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है उसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी और आरएफ की फ्रीक्वेंसी वो दोनों जो है वो मैच करती है, सेम है, राइट. सो द इंजेक्टेड पॉजिटिव आयन इज अट्रैक्टेड टू एंड इंटर्स इनटू द हॉलो निगेटिवली चार्ज डी. क्योंकि पॉजिटिव आयन है, राइट, तो वो क्या कर रहा है, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स किसके, एंड इंटर्स इनटू, अट्रैक्ट भी करता है उसको, अंदर इंटर भी करता है, कौन किसका, इनटू द हॉलो निगेटिवली चार्ज डी. जो निगेटिवली चार्ज जो डी है उसके अंदर चार्ज जो है वो इंटर करता है. सिंस देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर, द आयन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ओनली ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड के ही इन्फ्लुएंस में है और इसके चलते वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ में वो घूमने लगता है विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. कब तक वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, अंटिल इट रीचेज द अदर एज ऑफ द डी. ठीक है. At the resonance frequency, the ions arrives at the gap between the D's. At the instant, the polarity of the D reverses. Right? जैसे वो क्या करता है, at resonance frequency पे वो क्या करता है, आयंस जो है वो कहाँ पे पहुंचता है, at the gap between, दोनों के गैप, D के गैप में इधर की तरफ पहुंचता है. इस गैप में जैसे पहुंचता है, राइट, बिटवीन द D's, at the instant द पोलरिटी ऑफ द डी रिवर्सेस. जैसे बीच में पहुंचता है उसकी पोलरिटी जो है वो चेंज हो जाती है, राइट.